जी नमस्कार साथियों, आज आप लोगों का जनरल साइंस एपिसोड 2 में जो है कि आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यानी कि अभी तक आप लोगों ने एपिसोड 1 देखा और उसको उसे जो है आप लोगों ने काफी प्यार दिया, यानी कि काफी उसमें जो आपको हम बताए थे आप लोगों को बता दें। अभी सिर्फ जो है कि आपको क्या कहते प्रीवियस ईयर पे काम नहीं चलेगा, प्रीवियस ईयर प्लस फ्यूचर ये मतलब कि फ्यूचर में जो आने वाले क्वेश्चन है दोनों पे आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में काफी अच्छे कर पाइएगा। तो हमारा टारगेट है कि कम से कम लास्ट 13 दिन में जो है कि कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन को आपके साथ में डील कर दिया जाए, ताकि आप जो है कि कम से कम बेहतर रिजल्ट ले आ पाइए। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि हमने आप लोगों का एपिसोड 1 देखा तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा। तो आप लोग वेट कर रहे थे दिन भर की सर कब आएगा कब आएगा, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि चलिए बच्चे जो है कि इंतजार करते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए सामने लेके हाजिर है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है ना यहाँ पे ये मत ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने चलिए सरकारी स्कूल से पढ़ा या कहीं से पढ़ा, आप लोग जो है कि डिप्लोमा में इंग्लिश मीडियम पढ़े ही होंगे, तो लैंग्वेज जो है कि उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। इसलिए दिल थाम के अच्छे से समझिए। अगर वैसा हो तो गलती से बहुत लोगों का इंग्लिश मीडियम भी भरा गया है, जो लोग हिंदी में है वो लोग भी कन्वर्ट करके देखते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान बना के रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए बिना समय बिताए हुए शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है कि आप अपने परिवार को कम से कम 100 लोगों का कीजिए, तो और मजा आएगा। जल्दी से वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और जल्दी से जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मजा आ जाएगा। तब इसी मोटिवेशन से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनरल साइंस यानी कि आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट है वो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्वेश्चन का लेवल कुछ ज्यादा नहीं रहता है, बेसिक रहता है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या जरूरत है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन डायोप्टर इज इक्वल टू। यानी कि ये जो है कि क्या है भैया, डायोप्टर है, इतना तो आप लोगों को इंग्लिश आता है। जो ही डायोप्टर का चर्चा हुआ तो ही आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा। इसका ऐसे तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, पर मीटर। क्या होता है, पर मीटर होता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस डायोप्टर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता का जो है कि यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/f होता है। यहाँ पर f जो है कि हमारा क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो आपको ये फॉर्मूला पूछा जाता है और पावर ऑफ लेंस का आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि पीएच ऑफ लेमन जूस। क्या है, पीएच वैल्यू आपको बताना है किसका, लेमन जूस का। तो लेमन जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.2 होता है। लेमन जूस क्या होता है, खाने में खट्टा। लेमन जो है कि आपको नींबू खट्टा लगता है, तो भैया यह जो लेमन क्या होता है, एसिड होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और याद रखिएगा कि हमने एक बताया भी था कि जो आप लोग पीएच स्केल के बारे में जानते हैं, पीएच स्केल कौन दिए हैं, सोरेनसन दिए हैं, जो कि पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक ऐड होता है। बीच में क्या होता है, 7 होता है। लेस देन 7 यानी कि 7 से अगर कम होगा तो वह किस नेचर का होगा, एसिड का होगा। अगर जो है कि 7 से बड़ा 14 से कम होगा तो वो हमारा किस होगा, बेस नेचर का होगा। ठीक है, एसिड जो है कि स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। बेस कैसा होता है, बेस जो है कि आपको क्या कहिए, बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है कि आपको आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि एसिड जो है कि लिटमस पत्र के बारे में पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे और यहाँ पर भी कर देते, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ज्यादा फंसता है और बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं। हमने एक ट्रिक भी बताया था कि आपको याद रखना है ABR। अगर ए वो याद रखते तो दूसरा का अपने आप याद रखेगा, यानी कि ये मतलब एसिड, एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बचा हमारा दूसरा बेस, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में बदल देगा, BRB। ठीक है, अगर आप पहला नहीं देखें तो पहला वीडियो को भी देख लीजिए और साथ में लिखते चलिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए और बताइए कि यहाँ से पीएच ऑफ आपको हमको बताना है, आपको पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है, इसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से दिया गया है डज नॉट चेंज व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यानी कि जब कोई एक केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक समीकरण होता है, तो उस समय जो है कि कौन ऐसा चीज है जो कि चेंज नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहां से क्या दिया गया था, मास, यानी कि द्रव्यमान के बारे में दिया गया था। द्रव्यमान जो है कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 4 नंबर। तो 4 नंबर ना देखिए, ये जो है इसलिए बोलते हैं कि आप 4 नंबर क्वेश्चन बताने के बाद आपसे कुछ जिक्र करेंगे। यहाँ दिया हुआ है डज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि कहने का मतलब हुआ क्या, मास जो है, मास यानी कि द्रव्यमान जो है, क्या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर वेरी करेगा, क्या बदलेगा, क्या बदलता है क्या। जैसे मानिए यहाँ पर अगर हम कहते हैं एक क्वेश्चन आता होगा
पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु जो है कि 6 केजी का है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु 6 केजी का है तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो कितना होगा? तो गलती से भी गलत मत कीजिएगा, यानी कि द्रव्यमान जो है कि सब जगह यहाँ पर लिखेगा नोट, यानी कि नोट नहीं चेंज होता है, यानी कि यह जो है कि हमारा हर जगह मास क्या होता है? सेम होता है। इस चीज को याद रखिएगा, यानी कि मास इज कांस्टेंट भी कह सकते हैं, नोट मास इज, यानी कि मास इज सेम एवरीवेयर, मास क्या होता है? हमेशा सब जगह सेम होता है, ठीक है, कोई भी दिक्कतें नहीं है। मास इज कांस्टेंट फॉर ऑल प्लेसेस, ठीक है। यानी अब सर एक चीज है कि आप कंफ्यूज कहां करिएगा, तो याद रखिएगा, तो चेंज क्या करता है उससे पहले जो है कि यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आखिर क्या क्या मास के बारे में आप लोग जानते हैं, द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं, यानी किलोग्राम में, केजी को कैपिटल के स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, क्यों आगे बताएंगे, ठीक है। मास जो है कि हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये सवाल आ सकता है, स्केलर किसको कहते हैं? ओनली जिसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता क्या है कि सर अगर मानिए यहाँ पर अभी आपने चर्चा जो क्या कि चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु 6 केजी का है, तो सॉरी यहाँ से पृथ्वी पर 6 केजी का है, तो चंद्रमा पर क्या किलो का होगा? तो 6 केजी का ही होगा। लेकिन एक चीज और आखिर जो है कि क्वेश्चन यहाँ पे फंसाता है, आखिर वेरी क्या होता है भैया? भार जो है एक जगह से अगर आप दूसरी जगह ले जाइएगा तो बदलते रहेगा, ठीक है। चंद्रमा, अब देखिए ये जो, अब समझिए कि किसी, अब क्वेश्चन कहेगा किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 1 न्यूटन, ठीक है। इस बार क्वेश्चन एलपी में आया था, उसमें केजी और न्यूटन था, हमने अच्छे से टिक किया था न्यूटन वाला, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है? डब्ल्यू बराबर होता है वो mg होता है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि वेट जो है कि हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। अगर हम लोग मास में स्मॉल जी को क्या कहते हैं? आप लोगों को पता होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और स्मॉल जी का अगर कोई भी मान पूछे तो आप क्या बताते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नियरली कभी कभी लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा और वेट से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो देखिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन है का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो जटिल हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब विच मेक्स अप सेल वॉल, यानी कि जो कि कोशिका भित्ति को बनाने का निर्माण करता है किसमें? प्लांट में। उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलोज। क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं। इस चीज को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। सेल्यूलोज अगर लिखेगा CELLULOSE, सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने बोला था आपको कि पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिएगा। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन इस बार आ सकता है एग्जाम में, अगला बार भले नहीं आए क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत चैप्टर हटा हुआ है, लेकिन इस बार क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे। देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर फोकट में बांटता है, सिंपल सी बात है। अगर आपको आगे तुरंत बनाइएगा, देखिए यहाँ पर क्लोरीन पे Cl-1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? क्लोरीन का परमाणु एटॉमिक नंबर याद रखना। क्लोरीन मतलब हो गया सर 17 होता है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आता होगा सर 2 8 इस तरह से चलता है। इसका सर 17 है तो 2 8 इसको फुलफिल कर लिया, इसको फुलफिल कर लिया, बचा 7 को। और यहाँ पे एक रूल भी आप लोग पढ़े होंगे आउटर मोस्ट शेल का, यानी कि 5 से अगर ज्यादा होता है तो वह क्या करता है? किसी को देना पसंद करता है, सॉरी लेना पसंद करता है, किसी को देना नहीं, ठीक है। यहाँ पर 7 हो गया तो कहेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो हम जो है अपना स्टक को फुलफिल कर लेंगे। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए, बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखिए 18 तो ज्यादा हो गई, ये तो होगा नहीं, 16 तो होगा नहीं, 17 तो इसका क्या होता है? ये एटॉमिक नंबर होता है। आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा कितना होगा? 2 8 8 यही वाला में जाएगा ना। Cl चूंकि माइनस है, एगो क्या कर दिया? किसी से ई ले लिया है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। तो इसी तरीके से आप लोग ध्यान रखिए, क्या कहिए, एटॉमिक नंबर याद रखिए, क्या कहिए उसको जो है कि किस तरीके से हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। एटॉमिक वेट उतना नहीं, एटॉमिक वेट उतना याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन इनर्ट गैस जरूर याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स आर क्लीन्ड यूजिंग अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके किस चीज को हम लोग साफ करते हैं, साफ किया जाता है। तो यानी कि हार्ड टू रीच पार्ट्स, यानी कि वैसे जगह पर जहां पे पहुंचना थोड़ा सा कठिन होता है, वैसे जगह को अल्ट्रासाउंड के द्वारा साफ किया जाता है, यूज करके किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 8वां सवाल जो है उसको छोड़ दीजिए। 8वां सवाल बोला गया कि मोर इन्वायरमेंटल, क्या बोला गया है? मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली।
अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इस 4 ऑप्शन में से आपको कह रहा है कि इस 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ज्यादा जो है कि पर्यावरण के अधिक अनुकूल है। यानी कि पहला ऑप्शन दिया हुआ बर्निंग ऑफ चारकोल, क्या दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ चारकोल दिया हुआ है। बी में देखिए बर्निंग ऑफ वुड दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ बर्निंग ऑफ डीजल, ठीक है, और डी में दिया हुआ है बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। अब देखिए इस चारों में से बोला कि अगर भैया हम जलाते हैं तो पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण को हानि कम कौन पहुंचाएगा, तो याद रखिएगा कि बर्निंग ऑफ चारकोल जो होता है यह क्या करता है, पर्यावरण को कम हानि पहुंचाता है। आपको पता भी होगा कि चारकोल कैसे बनता है, बताए भी है पीछे क्लास में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट से भी हम लोगों का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अब देखिए सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th का जो है कि क्लास 10th के बुक से है, केमिस्ट्री से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान रखिए कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये बताना है भैया कि ये बताइए कि इस चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए जरूरत होता है। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में ही है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण वाला में, कि क्या दिया हुआ नियम कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस कंडीशन में कहलाता है, जबकि हमारा जो है कि फॉर्मूला यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं रिस्पेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है पहला केसेस, क्या होता है हम लोग याद किए हुए हैं, रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्या होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा क्या कहिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि रिएक्टेंट का मतलब हो गया अभिकारक यानी कि लेफ्ट साइड वाला, और प्रोडक्ट का मतलब होता है राइट साइड वाला यानी कि उत्पाद, ठीक है। ये सारा चीज क्लास 10th में पढ़े हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम है तो कहीं ना कहीं आपको 75 प्लस हर हालत में ले चलना पड़ेगा, तब रिजल्ट आपका बनने की चांसेस बढ़ेगी, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कहता है रिस्पेक्टिव, अब यहां से जो है कि दूसरा कंडीशन और हम लोग पढ़े थे मासेज, यानी कि रिस्पेक्टिव मासेज दे दीजिए, यानी कि रिएक्टेंट का मासेज और प्रोडक्ट का मासेज क्या होता था, दोनों हमारा दोनों तरफ इक्वेशन को बैलेंस करते थे ना, बराबर करते थे। और देखिए उसके बाद कहता है क्या चीज, इसमें से तीसरा ऑप्शन जो था, ऐसे तो ऑप्शन डी था यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, यानी कि ये भी आपको मायने रखता है। यानी कहे तो ऑप्शन चारों हमारा सही था, इसलिए हमने तीनों ऑप्शन से रूबरू कराया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्विस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, सेम टू सेम। इसलिए हम बोलते हैं कि अभी एक चीज और आपको ज्ञान देते हैं, अगर आपके घर में छोटका भाई बहन है ना जो 9th-10th में पढ़ता है, अगर मार के पढ़ा दीजिए, मारिए कहे बट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, तीनों बुक को, एक तो बुक में तीनों चीज दिया हुआ है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। पर इसमें एनसीईआरटी यानी क्या कहे आरआरबीजे में याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए अब देखिए हिंदी यहां पर एक दिया हुआ है, कहता है कि तार और अन्य प्रतिरोध, ठीक है, क्या है आपका तार माने कि वायर लिए, तार और प्रतिरोध का मतलब समझ रहे, रेसिस्टेंस हो गया, अन्य प्रतिरोध लीजिए या स्विच लीजिए, ठीक है, स्विच हो गया, एक सेल के टर्मिनलों से मिलकर बने एक सतत धारावाही, क्या हो जाएगा, सतत धारावाही मार्ग, जिससे होकर धारा प्रवाहित होती है। और एक चीज याद रखिएगा, यानी कि आप देखिए ये तो हिंदी में इतना लिखना पड़ता है ना, लेकिन इंग्लिश में कहीं ना कहीं हिंदी से आसान है इंग्लिश भाषा, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन है इजी समझने में भी और बनाने में भी, ठीक है, लिखने में भी। तो कहा कि तार ले लीजिए, प्रतिरोध रेसिस्टेंस ले लीजिए, स्विच लीजिए और कोई एक सेल ले लीजिए, उसको टर्मिनल से बना एक सतत धारावाही, माने इस तरीके से हम सर्किट बना, जिसमें स्विच लगा दिए, रेसिस्टेंस लगा दिए, बल्ब लगा दिए। कहा कि इस तरीके से जो बनता है जिसे हमारा करंट पास करते रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भैया, परिपथ कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सर उसको हम लोग कहते हैं सर्किट, क्या कहते हैं कि आखिर सर्किट हमारा बन के तैयार है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा भैया, आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, अब उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए यहाँ से जो है
आपको एक सिंबल याद रखिएगा, सिंबल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल सिंबल, जैसे कि मानिए कि हम अभी आपसे पूछे कि रेसिस्टेंस को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, तो आप ऐसा साइन देखे होंगे, इसको रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर आपसे कोई बल्ब का पूछे तो इस तरीके से घुमा हुआ देखते हैं, इस तरीके से यहाँ से क्या कहिए बल्ब का हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से वायर का दिया हुआ रहता है, ठीक है। इस तरीके से माने कहीं पर ऐसा दिया तो स्विच का होता है। अब ये ऑन स्विच है कि ऑफ स्विच है, आपको बताना है। इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ स्विच है कि ऑन स्विच है, ठीक है, ऐसा करके दे देगा। इस तरीके से यहाँ पर ये प्लग यानी ये जो है कि हमारा पूंजी है, ऑन है या ऑफ है, ऐसा कंडीशन देता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकली सिंबल वाला जरूर ध्यान रखिएगा। सेल वाला कैसा होता है, देखिए एक बड़का होता है एक छोटका होता है, पहले ये बड़का पॉजिटिव होता है, छोटका निगेटिव होता है। ये हो गया बैटरी का इंडिकेशन हो गया। और याद रखिएगा यहाँ से अभी तुरंत आपने सर सेल बोला, फिर आपने बैटरी बोल रहा है, ठीक है। बैटरी किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि मोर देन वन सेल, यानी कि एक सेल से ज्यादा का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, बैटरी का निर्माण होगा। ये भी क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा भी है कि भैया बैटरी क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल दैट इज कॉल्ड बैटरी। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कह रहा है एन एलॉय इज ए और एन। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको दोनों चीज दिया हुआ है, यानी कि एन। अब देखिए कहा कि एलॉय जो है यानी कि मिश्र धातु जो होता है वह क्या चीज है, तो याद रखिएगा एलॉय क्या है, मिश्र हमारा होमोजीनियस, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है, लेकिन होमोजीनियस मतलब क्या होता है, समांगी यानी कि एक जैसा, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है हेट्रोजीनियस, आपको कल भी बताए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से तुरंत दिया गया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द outermost cell, in the outermost cell of carbon, outermost cell of carbon। यानी कि अब ध्यान देने वाली बात है कि बोला कि कार्बन का भैया जो है कि बाहरी जो है कि आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो सिंपल सी बात है, अभी हम आपको बताए भी थे। कार्बन है, कार्बन को सबसे पहले किससे डिनोट करते हैं, याद रखिएगा कैपिटल सी से। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर देखा जाए तो 2 और यहाँ पे क्या होता है 8 हम तो यानी कि 2 सर ये वाला फुलफिल कर गया, बचा कितना, इसमें 4 जोड़ेंगे, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितना हो गया, इसको तो फुलफिल कर दिया ना, KL इस तरह से, तो इसको फुलफिल कर दिया, तो बचा चाहिए हमारा 4। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, याद हो गया। और ये भी बताए थे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, 2n² करते हैं ना, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी डिफिकल्ट भी रहता और इजी भी क्वेश्चन रहता, इसलिए डिफिकल्ट आया तो छोड़ के आगे बढ़िए, आपको बहुत ही आगे जो है कि आसान क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 13 नंबर में विच ऑफ द फ्लोइंग, यहां से जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिल्क प्रोटीन, यानी कि सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो वही बोला कि मिल्क के प्रोटीन में जो है कि मिल्क प्रोटीन जो है कि इस चारों में से बताइए कौन सा है, तो आपको पता भी होना चाहिए कैसीन, यानी कि मिल्क प्रोटीन क्या है, कैसीन। आप लोग याद भी किए होंगे, CAESIN क्या होता है, कैसीन होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिक्सचर है। और 14 नंबर क्वेश्चन कहा जाए तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बोला प्रति सेकेंड, क्या आपसे पूछा गया प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र। यहां देखिए मेरा थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर है, इसलिए कहते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, जल्द से जो है कि अपना व्हाइट बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में ले आएंगे और कम समय में मैक्सिमम चीज आपको पढ़ाने की हमें इच्छा है, हमें पढ़ाने में मजा आता है, सिंपल सी बात है, इसलिए हम आपके सामने में खड़ा रहते हैं, ठीक है। कहा गया प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की मात्रा, ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है। अब देखिए क्या कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, यानी बोला प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को हम लोग कहते हैं तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी,
क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको याद कर लीजिएगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किस में मापते हैं, ये आपका काम रहा, आप खोजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तब हम समझेंगे कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन अभी तक हमने दिया है कमेंट करने के लिए, आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो हम लोगों का क्लियर हो गया। और देखिए यहां से जो कहता है, बहुत ही ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है जो बहुत बार रिपीटेड हुआ है। आपसे पूछा गया है कि पुष्प में स्त्री केसर, नाम तो सुना सुना लग रहा है आपको, स्त्री केसर। स्त्री केसर बोले तो यह कौन सा पार्ट है, यानी पुष्प का जो एक पार्ट है जो कि क्या है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है यानी कि फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, वो स्त्री केसर, डेट मींस ये हमारा फीमेल है। इसके बोलता है कि पुष्प के स्त्री केसर के शीर्ष भाग, शीर्ष भाग बोले तो सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है, शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए एक ही लाइन का है, क्या कहा जाता है। अगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा पढ़ के तो कम से कम 30 में से हम लोग जो है कि अभी अगर अच्छे से पढ़िएगा ना, जब तक हम लोग का क्लास कम से कम 15 तक चलाएंगे, 16 से एग्जाम है, तो उस समय जो है कहीं ना कहीं आप 30 में से नहीं तो नहीं कम से कम 20 तक ऐसे नॉर्मली बना लीजिएगा। 10 के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, पुष्प में स्त्री केसर यानी कि शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो देखिए इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। हिंदी बोले तो कहते हैं बढ़ती काग्र। क्या कहते हैं भैया, बढ़ती काग्र कहते हैं, यानी कि स्टिग्मा याद रखिएगा। इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में याद रखना आसान होता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से जिक्र करते रहते हैं कि इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से जो है ये भी क्वेश्चन बोले थे बहुत बार आता है कि आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज वाला कम आता है, लेकिन केमिकल चेंज वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। यहां से कह रहा है कि भैया कि आप इस चार गो में से ऑप्शन देख के बताइए कि किसमें जो है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, रासायनिक क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसको बताना है। तो आप लोगों को हमने बताया भी था, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जिसमें हम लोग लोहे का क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगना क्या होता है, ये भी हमारा केमिकल है। जैसे दूध से दही का बनना, ये भी केमिकल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो और जो है कि यहाँ पर लेकिन आपको दिया हुआ है कि कंबशन ऑफ एलपीजी, क्या दिया हुआ है आपको, 4 ऑप्शन में से मिलाते तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कंबशन ऑफ एलपीजी, यानी कि जो हम लोग घर में जो है कि जिस गैस का गाड़ियों बड़का सिलेंडर जो यूज करते हैं उसका जलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि उसे हम लोग पुनः नहीं यूज कर सकते हैं। और आपसे यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ तो क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सारा चीज आप लोगों को याद ही होगा, हो चुका है। तो देखिए 17वां क्वेश्चन आपको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए भी हैं, यानी कि देखिए कितना दिया हुआ क्वेश्चन, बोला कि मछली के, क्वेश्चन है भैया मछली के लीवर ऑयल, मछली के लीवर ऑयल, आप लोग जो पता होगा कि मछली के लीवर ऑयल में विटामिन क्या होता है, कौन सा विटामिन होता है, प्रचुर विटामिन। आप देखिए यहां से पूछा गया है कि मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन होता है, तो आपको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी चुके हैं कि मछली के लीवर ऑयल में, ठीक है, मछली के लीवर ऑयल में जो है विटामिन डी होता है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए, सिर्फ अगर विटामिन डी रहता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया है ऑप्शन दिया हुआ विटामिन डी एंड विटामिन ए, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो दोनों देना, क्योंकि मछली में जो है कि स्पेशली मछली में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मछली के लिवर ऑयल में विटामिन डी पाया जाता है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन था, इसलिए हम लोगों को बहुत देना पड़ेगा विटामिन ए इंटू विटामिन डी। अब देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, विटामिन से, विटामिन ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विटामिन को आप जब जितना बार हो सके उसको रिपीट कर लीजिए, क्योंकि देखिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। विटामिन का खोज कौन किया था, तो विटामिन का खोज फंक किए थे। ठीक है, तो पूछेगा कि विटामिन ए, इससे क्वेश्चन जो है कि आपको आएगा कि विटामिन जो है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है, जो वाटर में सॉल्युबल है, ADEK, यानी यहाँ से देखिए वाटर में क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर बोले तो ADEK, ये जो है कि चारों विटामिन क्या है, जल में घुलनशील है। और एक होता है हमारा फैट्स में घुलनशील, फैट्स में बचा कौन कौन सो, बी एवं यहाँ से फैट्स में कौन सा घुलनशील हो जाएगा, बी, और कौन सा विटामिन होता है, बी एंड सी, ये दोनों विटामिन किस में है,
फैट्स में घुलनशील है, याद रखिएगा। उसका देखिए यहाँ से आपको क्या कहता है कि रासायनिक नाम, केमिकल नेम आपसे पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसलिए विटामिन वाले टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि आखिर विटामिन से कितना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसे हम बताते हैं जैसे विटामिन ए, देखिए क्या क्या आता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ये पूछेगा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी होता है, रतौंधी बोले तो नाइट ब्लाइंडनेस, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि बस आदमी को जो है कि दिन में दिखता है लेकिन रात में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे जो है कि विटामिन डी, उसका पूछेगा विटामिन ए का बउआ सबसे अच्छा स्रोत क्या है, क्योंकि सर गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, कहता है कि अगर आपको दिखे कम तो गाजर खाया करो, ठीक है, विटामिन ए की टैबलेट लिया करो। और देखिए विटामिन डी, विटामिन डी को हम, विटामिन डी की कमी से क्या बीमारी होती है, रिकेट्स होता है। विटामिन डी जो है कि रिकेट्स होता है बच्चों में, ठीक है, लेकिन बड़ों में क्या होता है, ओएस्ट्रोमेलेसिया होता है। क्या होता है, छोटे बच्चों में जो है कि क्या होता है, रिकेट्स होता है। ये वाला ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है, यह होता है बच्चों में, ठीक है। बच्चों बोले तो हड्डी का बीमारी, सिंपल सी बात है, हड्डी का कमजोर हो जाना। कहेगा कि देखिएगा जिसका हड्डी कमजोर रहेगा, डॉक्टर बोलेगा कि बच्चा को धूप में बैठाइए, धूप लगाइए शरीर में, हड्डी होगा मजबूत, ठीक है। यानी कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाए तो किसको माना जाता है, सूर्य की रोशनी को, यानी कि सूर्य की रोशनी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए कि हम वयस्क में कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, सिर्फ रहेगा विटामिन डी से कौन सा बीमारी होता है, तरीके से टिक कीजिएगा। लेकिन अगर पूछेगा विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सी बीमारी होता है तो ओएस्ट्रोमलेसिया दीजिएगा, जो कि हड्डी से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं विटामिन से, जो कि हम लोग आगे जरूर जिक्र करेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर कहा जाए तो देखिए अब कितना आसान क्वेश्चन है, जो कि आप अगर देखिए यहां से पानी पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को। पानी बोला गया, पानी ठोस अवस्था में डैश के रूप में पाया जाता है, डैश के रूप में पाया जाता है, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये जो आप यानी कि क्लास 9th का उल्टाइएगा किताब फिजिक्स का, फर्स्ट चैप्टर में ही है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पदार्थ की 3 अवस्था, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। आप लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा होता है गैस। यानी कि उसी में आगे जब बढ़िएगा, नीचे में लिखा हुआ है कि जल एक ऐसा जो है कि क्या कहिए, जल एक ऐसा पदार्थ है या जो भी है, क्या कहिए, वह जो है कि तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो कौन कौन सा, सबसे पहले देखिए आपको बोला कि वाटर जो है कि ठोस अवस्था में, ठोस बोले तो आप लोग बर्फ खाए होंगे, यानी ठोस अवस्था बोले तो किस में हो जाएगा, बर्फ में। द्रव बोले तो, अगर द्रव बोलेगा तो भैया लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर गैस बोले तो जब आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, जल वाष्प, यानी कि वेपर, ये क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। यानी कि वाटर जो है कि तीनों फॉर्म में आपको मिल सकता है आसानी से। ठोस बोले तो बर्फ, जल बोले तो जल, लिक्विड बोले तो जलवाष्प के रूप में, यानी कि वेपर के रूप में आपको मिलेगा, वाटर वेपर, जिसको कहते हैं वेपर भी कहिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि सर यहाँ पे जब आप अवस्था का चर्चा कर ही दिए तो पदार्थ की स्तर होता है 3 अवस्था, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी है, तो आप लोगों को बताना है कि अभी तक में जो है कि 5 गो अवस्था जो है कि पदार्थ का खोजा जा चुका है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा कि भैया चौथी अवस्था क्या है, तो ये सारे लोगों को याद है कि सर प्लाज्मा अवस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है। और अगर आपसे पूछे कि 5वां अवस्था कौन सा है, तो 5वीं अवस्था जो है कि भैया आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको। यहां से होता है बोस आइंस्टाइन कहिए, आइंस्टीन कहिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, कंडेंसेट कहिए। ये जो है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था है। आपसे ये पूछा जाएगा कि पदार्थ की 5वीं अवस्था का खोज का श्रेय किनको जाता है, तो बताइएगा सत्येंद्रनाथ बोस को जाता है, जो कि सत्येंद्रनाथ बोस को जो है कि इसके लिए शायद नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है एग्जाम में, और आता भी है, यही दोनों ज्यादातर आता है। अब आप उम्मीद भी नहीं लगाए होंगे कि सर इतना आसान सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि अच्छे से पढ़िएगा, तो जो है कि अच्छा कुछ करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहां से देखिए, यहां पर अब देखिए विटामिन से रिलेटेड, अभी विटामिन ही चल रहा था ना, एक क्वेश्चन और आपको मिल गया। मानव, देखिए मानव शरीर में, यहां पर देखो मानव शरीर में रक्त के
रक्त के थक्के बनने में, मानव शरीर रक्त के थक्के बनने की, जमने की समान प्रक्रिया में कौन सा विटामिन। अब देखिए रक्त के थक्का वाला जो ही बात आएगा तो ही आपको आंसर क्या देना है, विटामिन के। यानी कि विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है, बहुत ही शानदार सवाल है और लास्ट सवाल है, आज इतना ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि कल फिर आप लोगों को और क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 घंटे से कल प्लस का वीडियो मिलेगा। आप लोग अपना प्यार दिखाइए और लगता है कि अंतिम समय में हम बेहतर कुछ कर सकते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना परिवार को अगर आज आप लोग 100 सदस्य का कर देते हैं, यानी कि 100 लोग हो जाएंगे अपने पास, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से उम्मीद से आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे, लास्ट तक चलेंगे आपके साथ में। और जल्द ही सोच रहे हैं कि कल से जो है कि हम थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस चलाएंगे मैथ का। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से 20वां जो क्वेश्चन है, आपको 20वां क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन जो है, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, आप देखिए विभवांतर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से सूचित करते हैं, यानी कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। जो ही सर भी का चर्चा हुआ तो हम लोग एक ही चीज पढ़े हुए हैं, ओम्स लॉ। भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आपसे पूछेगा बगवारे ये जो भी इक्वल टू आई आर किस लॉ को फॉलो करता है, तो आप लोग क्या ध्यान दीजिएगा, सर ये भी इक्वल टू आई आर जो है कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यानी ये बोले तो विभवांतर जो है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट का, और क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस का होता है। तो दोनों के ऑप्शन में जो भी रहे उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा, यानी कि दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन आपका मिला हुआ था करंट, यानी कि धारा। तो धारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होता है। तो आज का क्लास को यहीं पे रखेंगे। अगर आपको क्लास में लगता है कि हाँ सर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो बिल्कुल इंप्रूवमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अंतिम समय में उन लोगों को काफी मदद मिल जाएगी। आरआरबी जेईई एग्जाम, जो कि आपका एग्जाम होना है 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को होना है। तो आपके पास जो है कि आज 4 तारीख हो गया, यानी कि हम लोगों के पास मुश्किल से 10 से 12 दिन और बचे हुए हैं। 11 दिन मानिए ना, 11 दिन हम लोगों के पास बचे हुए। कम से कम जो है कि 11 500 600 क्वेश्चन जरूर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि काफी कारगर साबित होगा एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।